हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। अगर आपको याद हो तो हम लोग रीनीट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कर चुके थे। लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे थे, तो उन्हें हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 161 से हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। बेसिकली होता क्या है, जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसको हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये एक हेप्लॉइड सेल होती है। इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर प्रेजेंट होता है एक लेयर, एक नई वॉल लेयर आ जाती है सेकेंडरी oocyte के ऊपर। इसी नई वॉल लेयर को हम कह देते हैं दैट दिस इज द जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा लेयर प्रेजेंट है इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर। अगर हम यहाँ ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्लूइड फिल्ड एंट्रम और आसपास सब प्रेजेंट होंगी सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब जब ओव्यूलेशन होगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, रप्चर हो जाएगा। इस ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से जो सेकेंडरी oocyte था ये रिलीज हो जाएगा। ये आ गया सेकेंडरी oocyte बार, एक हेप्लॉइड सेल है। और अभी भी सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो वॉल लेयर प्रेजेंट है वो है जोना पेल्यूसिडा। तो क्वेश्चन बोला है द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम के ऊपर जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इससे बोल देंगे हम जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा इज द कवरिंग व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, ये जो सवाल आया है, ये सवाल आया कहां से, जरा इसकी बात कर ले। तो ये सवाल बना है क्लास 12th में, जो लास्ट यूनिट है हमारी इकोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन बना है, इकोसिस्टम चैप्टर से। ये क्वेश्चन में बोला गया है एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इज यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी लॉ की जरा बात करें तो एनर्जी लॉ कहता है कि ये एक्चुअल में इसका पूरा नाम है 10% एनर्जी लॉ। 10% एनर्जी लॉ बोलता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी पास ऑन होती है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स बेसिकली ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, अब प्रोड्यूसर्स को खा लेगा कोई अगर हर्बीवोर, तो ये हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। ये प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, हर्बीवोर्स आ गए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। तो प्रोड्यूसर्स ने मानो एनर्जी बनाई यहाँ पे 1000 जूल। इफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी, तो इस 1000 का सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगा, दैट इज दी 100 जूल। सिर्फ 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज दी 1% लॉ। तो 1% लॉ तो फ्लो ही नहीं होता, यहाँ पे तो 10% एनर्जी लॉ फॉलो हो रहा है। तो यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। अब बाकी के ऊपर दो ऑप्शन को देखते हैं। पहला है एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। ऑब्वियस सी बात है, ये प्रोड्यूसर है जो कि एनर्जी बना रहा है, सनलाइट की एनर्जी को यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिससे एनर्जी बना पा रहा है। हर्बीवोर की बात करें तो हर्बीवोर हमारे कंज्यूमर्स हो गए ना, जो इस प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कहां से कहां फ्लो होती हुई नजर आ रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। क्या कोई प्लांट कंज्यूमर को खा सकता है, कोई हर्बीवोर को खा सकता है? ऑल्दो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, लेकिन वो इस कैटेगरी में नहीं लिए जाते। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है कि एनर्जी कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में फ्लो नहीं होती है, हमेशा एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू दी कंज्यूमर। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हमें लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला ऑप्शन, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। अच्छा, एनर्जी पिरामिड्स होते क्या है, यहाँ जरा देखें तो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया। अब यहाँ पे इसका बेस होगा, फिर धीरे धीरे हम ऊपर आ रहे हैं। तो देखो जो पिरामिड है ये नैरो होता चला जा रहा है, तो जो बेस है ये ब्रॉड है। तो ब्रॉडर सेक्शन बताता है कि यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ गए, प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी एनर्जी है, अप्रोक्सीमेटली इनके पास 1000 जूल एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोड्यूसर से नेक्स्ट यहाँ पे कोई हर्बीवोर आ जाएंगे, जैसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी इसका 10% यानी 100 जूल। अब हर्बीवोर को कोई प्राइमरी कार्निवोर खा ले, जब हर्बीवोर को कोई प्राइमरी कार्निवोर कंज्यूम करेगा तो इस 1000 का 10% यानी सिर्फ और सिर्फ 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर इस प्राइमरी कार्निवोर को कोई सेकेंडरी कार्निवोर कंज्यूम करेगा तो इस 10 जूल का सिर्फ 10% यानी ओनली 1 जूल एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बेस जो बेस है ये ब्रॉड है, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहे हैं, और ऊपर आते आते वो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जिनके पास कम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर हम इसी को उल्टा बना दें, अगर हम इसी को उल्टा बना दें, हमने बोला यहाँ प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे हर्बीवोर हैं, फिर ये प्राइमरी कार्निवोर, ये सेकेंडरी कार्निवोर, तो प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी ज्यादा है और ब्रॉडर सेक्शन बता रहे हैं कम एनर्जी, तो मतलब इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता फॉर एनर्जी। तो एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये पॉइंट भी सही है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, दिस पॉइंट इज आल्सो करेक्ट, बट थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग। तो पहला और दूसरा ए और बी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी और ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्म एंथर। तो यहाँ पे एक अगर हम एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करें, ध्यान देना जरा, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये इस तरीके से एक एंजियोस्पर्मिक एंथर का डायग्राम बनाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये थीका, एक थीका ये, दूसरा थीका ये और ये 4 थीका प्रेजेंट है। एंथर है कैसा, एंथर हमारा बाइलोब्ड है, ठीक है, यानी कि एक एंथर में 2 लोब है, वन लोब इज दिस लोब एंड अनदर वन इज दिस लोब, तो ये 2 लोब प्रेजेंट है। अगर हम एक लोब में देखें, अगर हम इसको छुपा दें तो हमें सिर्फ ये एक लोब नजर आएगा ना। एक लोब में कितने थीका है, एक थीका ये है और दूसरा थीका ये है, तो एक लोब में हमें सिर्फ 2 थीका नजर आएंगे, एक थीका ये, दूसरा थीका ये। अगर हम इस लोब की बात करें तो यहाँ पे एक थीका ये मिलेगा, दूसरा थीका ये, तो यानी एक लोब में टोटल 4 थीका है, लेकिन अगर एक लोब में 2 थीका है, अगर पूरे एंथर की बात करें तो एक एंथर में 4 थीका प्रेजेंट होंगे। तो हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब एंजियोस्पर्मिक एंथर, तो एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, टोटल एक एंथर में 4 थीका प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 163 ना, ये 163 क्लास 12 से बना है, 164 भी क्लास 12 से ही क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है which of the following statement is correct about प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहली बात तो प्लाज्मोडियम होता क्या है, हम इसकी बात करें तो क्लास 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम लोगों ने डिजीजेस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे एक डिजीज है हमारी जिसको बोला जाता है मलेरिया, ठीक, मलेरिया एक डिजीज है, और मलेरिया के केस में होता क्या है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, हमें ये बात पता है, लेकिन एक्चुअल में हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। और पहली बात तो मच्छर कभी ह्यूमन बींग्स को नहीं काटते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो है हमेशा वो ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है, बिकॉज उसे चाहिए होता है ब्लड, ताकि वो अपनी प्रोजनी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे मलेरिया एक प्रॉपर डिजीज है जो कि होती है वाया प्लाज्मोडियम। तो कई सारी स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज कराती हैं, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बोला गया है कि लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा है। तो गैमेटोसाइट डेवलप इन मॉस्किटो गट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन आरबीसीज। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, इसको कैसे हम समझे, तो 2 पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लाज्मोडियम सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, ये होता है इनसाइड द मॉस्किटो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो मॉस्किटो की बॉडी में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गैमीट्स बनाने की जो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस की बात कर लें, फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट कब बनेंगे, तो ये बनते हैं ह्यूमन बॉडी के
अंदर, यानी प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज द ह्यूमन बीइंग एंड द अदर वन इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया है गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द मॉस्किटो गट। गैमेटोसाइट मतलब गैमेटोजेनेसिस से सेल्स बनी है, गैमेट्स बनी है। तो अभी हमने बताया कि गैमेट्स का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट, यही बताया ना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है मॉस्किटो की बॉडी में हो रही है, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल, लिवर सेल मतलब ह्यूमन लिवर सेल्स की बात करिए, हेपाटोसाइट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी हमने बताया ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथा ऑप्शन रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, इट सेज दैट फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। पहली बात तो ये बना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से ये क्वेश्चन बना है, जहां पे ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग को एक्सप्लेन किया गया। तो इसको समझाने के लिए पहले तो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है। तो ह्यूमन में हमें पता है देयर आर पॉसिबल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ए बी ओ की बात करेंगे। तो एक ब्लड ग्रुप होता है ए, दूसरा ब्लड ग्रुप होता है बी, फिर ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी एंड फोर्थ टाइप इज दी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। अगर हमने बोला कोई इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप की 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं, या तो इंडिविजुअल होमोजाइगस होगा फॉर ए ब्लड ग्रुप, या फिर इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस होगा फॉर ए ब्लड ग्रुप। ये 2 पॉसिबिलिटी है ए ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे भी सेम, या तो इंडिविजुअल होमोजाइगस होगा फॉर बी ब्लड ग्रुप, या फिर हेट्रोजाइगस हो जाएगा फॉर बी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे ए और बी ये दोनों ही ब्लड ग्रुप्स हमारे डोमिनेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। अगर ए बी की बात करें तो इंडिविजुअल में दोनों डोमिनेंट एलील आ जाएंगे, आई ए आई बी, और यही एग्जाम्पल हमारा कोडोमिनेंस का भी होता है। नेक्स्ट, अगर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 2 रिसेसिव आई जीन्स प्रेजेंट होंगे। ये कंडीशन है ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुपिंग की। तो क्वेश्चन बोलता है फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ which of the following is not a possible combination of parents blood group genotype। अगर एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है, इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, यानी यहाँ पे बच्चा इसका ब्लड ग्रुप ओ है, आई आई जीन्स आ रहे होंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है इसकी मदर और इसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें, अगर ब्लड ग्रुप ओ बन रहा है बच्चे का, तो मदर का ब्लड ग्रुप अगर ये कंडीशन हो आई ए स्मॉल आई और फादर का आई बी स्मॉल आई, तो इस केस में ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है, बिकॉज एक आई जीन यहाँ से आएगा, एक आई जीन यहाँ से आएगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर फादर का आई बी है, आई बी स्मॉल आई है, मदर का भी आई बी स्मॉल आई है, तो इस केस में 2 आई आई जीन्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और इस फोर्थ केस की बात करें, अगर फादर का ब्लड ग्रुप आई ए आई है, मदर का ब्लड ग्रुप आई ए आई है, तो इन दोनों से भी आई आई जीन्स आएंगे और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इस सेकंड केस को अगर हम देखें तो यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए आई बी, फादर का ब्लड ग्रुप आई ए आई बी, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए स्मॉल आई। तो यहां से इस ये जो फादर है ना, फादर के पास एक भी स्मॉल आई जीन नहीं है, क्योंकि फादर के पास एक भी स्मॉल आई जीन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन है फादर और मदर का, तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं हो सकता, म्यूटेशन से भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166। तो 166 ये क्वेश्चन भी बना है क्लास 12 से। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is used as a clot buster। तो clot buster का मतलब होता है
कि होता क्या है कि कभी कभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बन जाती है जब ब्लड वेसल में क्लॉट हो जाए, यानी वहां पे ब्लड सेल्स आके क्लम कर जाए, आरबीसी क्लम कर जाती है तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। इनमें से एक सब्सटेंस है जो कि क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है, क्लॉट को मतलब क्लॉट को खत्म करा देता है। तो इसमें साइक्लोस्पोरिन ए नहीं है, स्टैटिन्स नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है, ये जो मेन हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस है, दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। ये क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें। दिस क्वेश्चन नंबर 167 सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से कौन सी डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? तो पहली बात तो ये सवाल भी क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से बना है, ठीक है। या फिर हम इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी एसटीडीज की बात करी गई है। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पे गोनोरी एक एसटीडी है, ठीक है, दिस इज एन एसटीडी। जेनिटल वार्ड्स ये भी एक एसटीडी है। साइफिलिस ये भी एक एसटीडी है। लेकिन ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ना, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, दिस ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट एन एसटीडी। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस नॉट एन एसटीडी। तो ट्यूबरकुलोसिस एक एसटीडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 167। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। 168 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। और ये जो क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन मेंडल से रिलेटेड है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से असर्शन रीजन बताना, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन कहता है in an experiment Mendel observed that the F1 progeny plants are all tall and none are dwarf। तो यहाँ पे जरा हम बात करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ते थे वहां पे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट हाइट, ठीक है। हम यहाँ पे एक पेरेंट को टॉल ले लेते थे, इसके जो जीनोटाइप आता था वो कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट हमारा स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, दीज टू आर दी पेरेंट्स। अब इन दो, ये गैमेट बनाएगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ठीक है, यही हो रहा था। अब कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया हमारे पास F1 प्रोजेनी। अब क्योंकि कैपिटल टी टॉल है और टॉल कैरेक्टर यहाँ पे हो जाता है डोमिनेंट, ठीक है, और स्मॉल टी डॉफ है, ये कैरेक्टर हो गया रिसेसिव। और ये जो F1 प्रोजेनी बन रही है ये भी टॉल बन रही है, यानी कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है और यहाँ पे एक कैपिटल टी जीन प्रेजेंट होने की वजह से जो फिनोटाइप आ रहा है वो टॉल आ रहा है, यानी टॉल, ये जो कैपिटल टी हमारा टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल। यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले क्योंकि यहाँ डोमिनेंट कंडीशन आ रही है हेटेरोजाइगस। नन आर डॉर्फ, एक भी डॉर्फ नहीं है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यही फिनोटाइप पॉसिबल है, जीनोटाइप यही पॉसिबल है, इसका फिनोटाइप हाइब्रिड टॉल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि सारे टॉल क्यों है, डॉर्फ क्यों नहीं है? रीजन दे रखा है स्टेम हाइट इज अ कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है, इसके हमारे पास दो कैरेक्टर्स, दो ट्रेट्स हैं, एक है डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। डोमिनेंट टॉल है, रिसेसिव हमारा डॉर्फ हो जाएगा। विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट, टॉल डोमिनेंट है, बिल्कुल सही बात है, एंड डॉर्फ बीइंग रिसेसिव, डॉर्फ कैरेक्टर हमारा रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है 169, ये जो क्वेश्चन बना है ये बना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से क्लास 12। तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 है यूनिट 1 का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये भी क्लास 12 से बना है चैप्टर। बोला गया है द मेथड ऑफ डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ आर्ट की बात करी गई है। जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी परफॉर्म करी जाती है, बेसिकली आर्ट है क्या? आर्ट एक तरीका है जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको फर्टाइल बनाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चाइल्डलेस कपल है उन्हें चाइल्ड मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करा दें। तो अगर ये ओवम है, ठीक है, और सिरिंज में भरा हमने, यहाँ पे जो सिरिंज यूज होती है आर्ट के लिए वो बहुत अलग टाइप की होती है, कॉस्टली आती है वो थोड़ी। इसमें स्पर्म को हमने फिल किया और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करा दिया इनसाइड दी ओवम। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? पहला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो क्या हम यहाँ पे स्पर्म को इस ओवम के साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस होगा साइड में, इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करा रहे हैं, तो ये हमें सही लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर नहीं रहे, हम स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं ओवम में, ये गलत है। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, देखो नाम से समझते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जब फेलोपियन ट्यूब में गैमीट को ट्रांसफर कराते हैं तो इसे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहाँ पे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जा रहा है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन, नहीं, यहाँ जाइगोट की बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 170, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 12। ये क्वेश्चन भी क्लास 12 से लिया गया है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल एक चैप्टर था, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से चैप्टर लिया, ये क्वेश्चन लिया गया है। बोला गया है द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो पहले तो ये बीटी है क्या, इंसेक्ट गट में ये क्या कराएगी, तो ये देखते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जो कॉटन प्लांट है उसमें बॉलवर्म डिजीज हो रही है, जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंसेक्ट्स को मार दें। उन्होंने इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से हो क्या रहा था, पहली बात तो जो यूजफुल इंसेक्ट थे वो भी मर जा रहे थे, जो डिजीज कॉज करा रहे वो तो मर रहे हैं, यूजफुल इंसेक्ट भी खत्म हो जा रहे थे। साथ ही साथ सॉइल कंटामिनेट हो रही थी, और जो कॉटन बन रहा था उसमें भी पेस्टिसाइड्स रह जा रहे थे। तो इन चीजों की वजह से पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज किया गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि प्लांट खुद को ही प्रोटेक्ट कर ले पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन से। तब यहाँ से आइडिया बना बीटी टॉक्सिन का। तो उन्होंने देखा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। तो ये जो बैक्टीरिया बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस है, ये अपनी लाइफ स्टेज में एक टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है जो पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे जब ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बनता है तो इसके ऊपर कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस बीटी टॉक्सिन के ऊपर कुछ क्रिस्टल सेंटर में रेड से बना है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, दिस इज द टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये प्रेजेंट है ऊपर प्रोटीन क्रिस्टल्स। अब जब ये प्लांट बॉडी में रहते हैं तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब कोई भी इंसेक्ट इसे खा लेता है, इस पूरे के पूरे टॉक्सिन को जब कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन नेचर प्रेजेंट होता है। कैसा नेचर प्रेजेंट है? एल्कलाइन नेचर प्रेजेंट है इंसेक्ट के गट में। एल्कलाइन नेचर जैसे ही मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, इस प्रोटीन पे ये जो प्रोटीन कोड प्रेजेंट था ये हट जाता है। जो एल्कलाइन नेचर मिला इसकी वजह से ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया ऊपर वाला, और सेंटर में सिर्फ टॉक्सिन मटेरियल बना, और इसी टॉक्सिक मटेरियल की वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जा रही थी, ठीक है। कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव था, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच की वजह से इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बीटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है, पहली बात तो ये सवाल कहां से आया है, ये सवाल भी आया है क्लास 12 की बुक से, ठीक है। ये भी क्लास 12 की बुक से सवाल बना है। ये सवाल कहता है कि असर्शन है द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब दो टाइप के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक होता है लॉजिस्टिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो होता है इसमें बोला जाता है रिसोर्सेज इनफाइनाइट है। अगर रिसोर्सेज इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हर इंडिविजुअल मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है यानी फाइनाइट है, जिसकी वजह से कंपटीशन होगा ही होगा। तो लॉजिस्टिक, अगर नेचर में देखा जाए तो नेचर में क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती, हमारे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ को ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है एज कंपैरिजन टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो पहला असर्शन हमारा सही है जो कहता है कि लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक
देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, रीजन है रिसोर्सेज आर फाइनाइट, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 171 A and R both are correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 174. दिस क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है which of the following are secondary lymphoid organ. अब lymphoid organs क्या होते हैं? lymphoid organs वो organs होते हैं जहाँ पे lymph जो हमारे पास lymphocytes हैं वो बन रही हैं, mature हो रही हैं, उनको हम lymphoid organs बोल देते हैं। यहाँ पे 4 lymphoid organs दे रखे हैं, bone marrow, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और दूसरे हो जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट बनती है और मैच्योर होती है। ठीक है, जैसे अगर हमने बोला लिम्फोसाइट, हमारे पास दो टाइप के लिम्फोसाइट होती है हमारी बॉडी में, एक है पी लिम्फोसाइट, दूसरी टी लिम्फोसाइट। तो टी और बी दोनों ही लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में, तो बोन मैरो क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। ठीक है, बोन मैरो में बन रही है। अब जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में मैच्योर हो जाती है या फिर ये मैच्योरेशन के लिए लिवर में आ जाती है। ठीक है, अगर बात करें टी लिम्फोसाइट की तो टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है और मैच्योर होने के लिए ये आ जाती है थाइमस में। थाइमस हमारे हार्ट के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है, ये एक पर्टिकुलर हार्मोन बनाता है थाइमोसिन। तो यहाँ पे थाइमस भी क्या हो गया? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। तो बोन मैरो एंड थाइमस ये दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स बनने के बाद पहुंचती हैं और वो एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे टॉन्सिल्स एंड स्प्लीन, these two are the secondary lymphoid organ, और यहाँ बोन मैरो और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर दी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है which of the following in female gametophyte of an angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the eggs। ये भी क्लास 12 से बना हुआ सवाल है, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे बोला गया है ये एग सेल है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है दो सिनर्जिड्स, सेंटर में होती है एक्स, ये एम्ब्रियो सैक है हमारा, ये दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट है एक्स सेल और यहाँ पे प्रेजेंट है 3 एंटीपोडल और सेंटर में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे ये जो सिनर्जिड्स हैं इन सिनर्जिड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कह देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। जनरली बुक में लिखा भी हुआ है, बोला गया है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। अब क्योंकि यहाँ कहीं हमें फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं दे रखा है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू जो मेल गैमेट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं सिनर्जिड्स में। तो क्वेश्चन है which of the following in female gametophyte of an angiosperm help in guiding the pollen tube for fertilizing the egg। क्योंकि यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्यों? क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट होता है वो रिलीज होकर सिनर्जिड्स में आ जाता है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा, मोर एप्रोप्रिएट आंसर हमारा सिनर्जिड हो जाएगा। तो सिनर्जिड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताना है, दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है। तो देखो बोला गया है ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय द LH सर्ज लीडिंग टू द रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल। ये भी क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 से बना हुआ सवाल है। तो यहाँ पे बोला गया है, ध्यान देते हैं जरा, इस तरीके से हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है डायग्राम में। नीचे हमारे हो जाते हैं यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आ जाता है हॉर्मोन्स की बात करते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन की, फिर यहाँ पे बात करते हैं ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या चेंजेस, यहाँ फॉलिकल बन रहा है मिड साइकिल 14 डे पे फॉलिकल जो होता है ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है यहाँ पे, और फिर ऊपर बना होता है पिट्यूटरियन हार्मोन लेवल। ठीक है, यहाँ ओवेरियन हार्मोन्स है, ओवेरियन इवेंट ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। तो हमें पता है LH सर्ज होने की वजह से, LH सर्ज का मतलब होता है मिड साइकिल LH का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, ये LH है और ये FSH है। LH का लेवल अचानक से बढ़ने की वजह से
जो ग्राफेन फॉलिकल है रप्चर हो जाता है और जो ओवम है ये रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, स्टेटमेंट है ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल, यही होता है, यानी LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और जो ओवम है ये रिलीज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कहता है ग्राफेन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एक बार जब ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज होने के बाद ये जो ग्राफेन फॉलिकल है, ये ग्राफेन फॉलिकल नई बॉडी बना लेता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। ठीक है, ओवम जब यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो जो बचा हुआ ग्राफेन फॉलिकल है ये नई बॉडी बना लेता है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका काम होता है कि ये हार्मोन रिलीज करे जिस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन रखता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन आसानी से एंडोमेट्रियम की वॉल में हो सके। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बना रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। तो क्वेश्चन में बोला गया है ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ तक बात सही है। सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन नहीं, ये रिलीज कराता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अब ये पहली बात तो ये सवाल बना कहां से, ये सवाल बना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 है आई गेस, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है ना, तो एवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन बना है। चैप्टर के लास्ट में जब ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करी गई है तो वहां से ये सवाल बना है। सवाल कहता है मॉडर्न होमोसेपियंस, वी आर होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन को होमोसेपियंस बोला जाता है, अराउज्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो एनसीईआरटी में कहीं तो ये लाइन पड़ी है कि एक जगह बने वहां से मूव करके दूसरी जगह। तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बने थे, ये अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, मॉडर्न होमोसेपियंस अराउज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 होमोसेपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 years ago, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 176, which of the following are primary consumers in a food chain? अभी बात करी थी, इसी क्लास में बात करी गई है प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में। तो फिर से जरा देखते हैं। पहली बात तो आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर दी ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। इन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करेंगे, ये हमारे प्रोड्यूसर्स, इनको जो कंज्यूम करते हैं इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जनरली प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हो जाते हैं, जैसे गाय हो गई या बफलो हो गए, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा। तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। तो जो फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर है ना फूड चेन, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर है। तो हर्बीवोर इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्लास 12 से सवाल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, Which of the following is not evidence for evolution? अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सबूत नहीं देता है कि एवोल्यूशन हुआ है? पहला, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया तो था, इन्होंने बताया तो था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया तो था, लेकिन इनकी बात गलत हो गई थी। इनकी बात बिल्कुल गलत थी। इन्होंने बोला था कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वो सारे के सारे सेम एम्ब्रियोलॉजी, उन सब में सेम एम्ब्रियोलॉजी देखी जाती है। ये बात इनकी गलत हो गई। तो ये ऑप्शन हमारा देखने में ही पहले ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 बना है क्लास 11 से, एनिमल किंगडम चैप्टर से, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है जो पहला जो फाइलम है वो है स्पंजेस का, जिसको पोरीफेरा बोला गया है। तो स्पंजेस के लिए बोला गया है कि एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय, यानी जब गैसेस एक्सचेंज होता है पोरिफेरंस की बॉडी में, स्पंजेस की बॉडी में, तो किसके थ्रू होता है? तो इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे ओस्टिया बोला जाता है, उसके थ्रू
गैसेस एंटर करती हैं और डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं और ऊपर अपर पार्ट पे एक ओपनिंग होती है जिसको ओसिकुलम बोलते हैं, और इस ओसिकुलम के थ्रू जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। तो इनमें स्पंजेस के केस में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू एंटायर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179। ये भी क्लास 11 के लास्ट चैप्टर से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि दो लिस्ट है, मैच करना है और नीचे ऑप्शन से बताना है कौन सा सही मैच है। तो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। एडीएच का काम होता है किडनी से इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को रीअब्सॉर्ब करा लेता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन बोलते हैं या इसी को हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोल देते हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अगर बात करें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये ओव्यूलेशन में मदद कर देता है। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो इस केस में जाइजेंटिज्म होता है, या फिर अडल्ट के केस में एक्रोमेगेली होता है, यानी बॉडी की लॉन्ग बोन्स और लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सेस ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगेली, ए का 3 सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अभी बताया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में मदद कर रहा है, बी का 4 हो गया, ए का 3 बी का 4। वेसोप्रेसिन जिसको एडीएच बोल रहे हैं, ये किडनी से इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है, तो सी का 1 हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो डी का 2 हो गया। तो ए का 3, A3 B4, A3 B4, ये दो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई हो सकता है। C1 D2, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 179 के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हो सकता है। तो इसमें है स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज, डिस्ट्रप्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन हो सकता है। हम लोगों ने हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा था और हार्डे-वेनबर्ग प्रिंसिपल में इस तरीके से 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे, ठीक है। ये एक साइड पे था और जहां पे 2 इस तरीके से पीक्स बन रही थी, एक स्टेबलाइजेशन का था, दूसरा डायरेक्शनल चेंज का था और तीसरा डिस्ट्रप्शन का था। जेनेटिक ड्रिफ्ट का हम लोगों ने कोई भी ग्राफ नहीं पढ़ा है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से स्टेबलाइजेशन हो सकता है, डायरेक्शनल चेंजेस आ सकते हैं, डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, अगर ये किसी ऑप्शन में दिख रहा हो तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था रीनीट क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने रीनीट का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप रीनीट के पेपर को एक बार फिर से देखिए, आपकी क्या गलतियां थी, कितना सही किया है, और जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप उसे नोट डाउन करें। बाय बाय।